हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए देखते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। मैंने आपको ये कल भी बताई थी ये चीज़ कि जब शब्द दो होंगे, एक प्रथम शब्द होगा और एक द्वितीय शब्द होगा। ठीक है, तो जो हमारा समास होता है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा, उससे एक नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नया शब्द। तो वो नया शब्द कैसे बनता है? जो हमारा प्रथम शब्द होगा उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो द्वितीय शब्द होगा उसे उत्तर पद कहते हैं। दोनों चीज़ क्लियर हुई? कल मैंने आपको समस्त पद और समास विग्रह बताया था। जो जब आप समस्त पद करते हैं तो उसके दो उसमें चीज़ें होती हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो समस्त पद होता है उसमें दो बातें होती हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। दो प्रकार उसका क्या है? एक पहला पद जो होता है, पहला पद जो हमारा शब्द होता है उसी को हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। शब्द पद कब बन जाता है? शब्द पद जब वो किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद बन जाता है। तब जब तक वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं रहता तब तक वो शब्द रहता है, और जैसे ही वो किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद बन जाता है। ठीक है, पद क्या होता है? व्याकरण के नियमों में बंधा होता है, जबकि शब्द व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ नहीं होता है। ये भी 10th क्लास का ही चैप्टर है। शब्द व पद में अंतर है ना, पदबंध की पहचान, ये सारी चीज़ें। तो अब कल मैं आपको तत्पुरुष समास करा रही थी। ठीक है, कुछ किताबों में समास के 6 भेद हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं और कुछ किताबों में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? होते वो 6 ही हैं। इधर देख लीजिए, जैसे ये समास है तो समास का अर्थ ही होता है प्रधान, मतलब समास को प्रधानता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो समास को जो प्रधानता के आधार पर बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में कैसे बांटा गया है? जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो कौन सा? अव्ययी भाव हो गया। ठीक है, जिनके उत्तर पद प्रधान हो, जिनके उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास हो गए। अब तत्पुरुष समास में ही जो 2 भेद हैं वो हैं दिगु और कर्मधारय। दिगु और कर्मधारय, उन्हीं को मिलाकर 6 हो गए हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में आए, जैसे जब आप तैयारी करेंगे किसी भी नीट, उसकी IIT, उसकी क्या कहते हैं जो टेट है ना, सेट, उसकी जब हम तैयारी करते हैं UP CSC जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मतलब जो आयोग की तरफ से आता है वो 4 आता है आंसर। कितना आता है? 4 कैसे आता है? एक तो हमारा है अव्ययी भाव, ठीक है, दूसरा है हमारा तत्पुरुष, ठीक है, तीसरा क्या है? द्वंद्व, और चौथा क्या है? बहुव्रीहि। ठीक है, चौथा क्या है? अब इसी के 2 भेद और होते हैं। इसके तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही दिगु और कर्मधारय समास आते हैं। तो इन टोटल को, इन सब को मिलाकर अब कितने हो गए? तो इसीलिए ये 6 कहे गए हैं। इनके भेद कितने हैं? 6, लेकिन ये होते कितने हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो ये तत्पुरुष के ही भेद हैं 2, दिगु और कर्मधारय। समझ में आ गया? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दशानन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, दशानन। ठीक है, तो इसमें 2 पद हैं, 2 पद दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला पद क्या है? 10, और दूसरा पद क्या है? आनन। जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये 10 प्लस आनन। आनन माने क्या होता है? मुख, और 10 मुख वाला। अब जब तीसरा अर्थ जो हमारा ये बहुव्रीहि समास है वो क्या कहता है? इसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। किसके? द्वंद्व के। किसके प्रधान होते हैं? द्वंद्व के। और इसके कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा ही अर्थ होता है, कोई तीसरा ही पद होता है। जैसे 10 मुख हैं जिसके, अर्थात
रावण। तो जब तीसरा अर्थ आता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। जब दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सुख दुख, ठीक है, सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है, जहाँ पर दोनों प्रधान होंगे वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अव्ययी भाव समास में कौन सा प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिक्षण, है ना, इसके आजन्म, जीवन भर, आजीवन, है ना, बेखबर, बेपरवाह, लापरवाह। तो जो अव्ययी भाव होगा उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। जो तत्पुरुष होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है। अब हम समास पढ़ रहे थे, कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा कर रहे थे? तो ये ऐसे पता चल गया आपको 6 कैसे होते हैं, 4 कैसे होते हैं, समझ में आ गया। जिसके दोनों पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व समास। बस इतना ही आपको याद रखना है, कुछ नहीं है समास में। दोनों पद प्रधान वो द्वंद्व समास, दोनों पद अप्रधान, परिभाषा ही याद होनी चाहिए बस। दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि समास, जिसके उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। ठीक है। जिसका पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास। समझ में आ गया। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। कितने भेद होते हैं? 2, द्विगु समास और कर्मधारय। तो टोटल मिलाकर इस प्रकार से 6 समास बनते हैं। तो 6 मैंने कल आपको लिखाए थे समास के प्रकार, 6 बताए थे आपको, आज भी बता दिए इस तरह से। तो जो आप सही आंसर है वो कितना है? 4। जो सही आंसर है वो क्या है? 4। समझ में आ गया। तो ये मतलब ये 10 आनंद, ये 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। और एक ये और कौन सा समास है इसमें बताइए? द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास जो होगा उसका पहला पद जो होगा, पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होता है। कौन सा होता है? संख्यावाची होता है। और कर्मधारय का समास, जो कर्मधारय समास होता है हमारा, जैसे नील गगन, नील गगन। ठीक है। अब मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाई थी, आपको जो वीडियो बनाई थी मैंने विशेषण की, उसमें मैंने आपको विशेष्य और विशेषण पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? विशेष्य और विशेषण। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो विशेष्य होता है, और जो हमारी संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक तो ये शब्द है नीला और एक गगन। ये जो हमारा नीला है और प्लस गगन, तो ये गगन है, ये गगन क्या है? विशेष्य है। गगन क्या है? विशेष्य है। ठीक है। नाउन है, ये नाउन है गगन, आकाश। तो नाउन की संज्ञा कौन, क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? नीला। कैसा है गगन? तो इसका क्या होगा? नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। ऐसे ही पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अब इसमें एक और भी है, अंबर माने वस्त्र भी होता है। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि भी हो गया। तो द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर कैसे पता चलता है इनमें? द्विगु बहुव्रीहि कर्मधारय में अंतर कैसे पता चलता है? जब हम उसका समास विग्रह करते हैं। कब पता चलेगा? जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तब हमें उसका डिफरेंस पता चलेगा। नहीं तो आप कहोगे इसमें तो बहुव्रीहि भी है, इसमें तो द्विगु भी है, इसमें तो कर्मधारय भी है, कौन सा लगाएं? जब आपके लिए विग्रह आ रहा होगा तब तो आप सीधा सीधा ही लिख दोगे। जैसे ये लिखा होगा नीला है जो गगन, तब तो आपको क्या लिख दोगे? सीधा ही लिख दोगे कर्मधारय। ये वाला पीला है जो अंबर, तब तो सीधा ही लिख दिया आपने कर्मधारय ही है। समझ में आ गया? अब
इसका ये दिया आपको, अब कहा इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। इस शब्द का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। तो कैसे बताएंगे? समास विग्रह करेंगे पहले। पीला, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर। तो क्या हो जाएगा आपका? अगर आपने ये लिख दिया पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो क्या हो जाएगा? तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जो भी आंसर आ रहा है वो उसी के समास विग्रह के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, एक समास में, एक शब्द में दो तो तीन समास हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो उसके समास विग्रह के आधार पर पता चलेगा। ठीक है बच्चों? तो आपको द्विगु समझ में आ गया? द्विगु क्या होता है? संख्यावाची। ठीक है। अब मैं कल आपको करा रही थी तत्पुरुष समास, तो ये चीज़ देखिए पहले। जो हमारा समास है वो क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। तो जैसे दो शब्द ही होंगे, दो से अधिक भी होंगे, तो जब हम उनको छोटा करके लिख देते हैं, कम शब्दों में लिख देते हैं, उसका समस्त पद बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? समास। क्या बन जाता है? इसमें कितने, जो समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं। एक प्रथम पद जिसको हम पूर्व पद बोलते हैं, एक द्वितीय शब्द जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दोनों चीज़ क्लियर हुई। समास विग्रह, समस्त पद समझ में आ गया? समास विग्रह शब्दों को तोड़कर लिखेंगे, अलग अलग करके लिखना, और समस्त पद को समास शब्दों को जोड़कर लिखना। समझ में आ गया? चलिए, जो अब हम कौन सा समास कर रहे थे? कल मैंने आपको विभक्तियां भी बता दी थी। तो हमारी जो तत्पुरुष समास है उसमें 6 विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। कितनी विभक्तियों का? 6 का। तो हमारी शुरू से पहली कौन सी है? कर्म, कर्म विभक्ति, कर्म कारक विभक्ति। ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी विभक्तियां आती हैं? लिख लीजिए। कर्म कारक, दूसरी करण कारक, कर्म कारक विभक्ति। ठीक है। करण कारक विभक्ति याद हो गई आपको? कल मैंने याद कराई थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन नहीं आएगा इसमें। ठीक है। इसकी हमारी क्या पहचान है? को। इसकी क्या पहचान है? से। ये साधन है, साधन लेता है ये। करण क्या होता है? करण कहते हैं उपकरण। करण क्या है? साधन। इसमें साधन, जैसे हम, उसने चाकू से सेब काटा, चाकू से सेब काटा, तो चाकू से में क्या आ रहा है? कौन सा है? अपादान है या करण है? करण, क्योंकि इसमें उपकरण साधन लग रहा है। पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ तो वहीं रहा, पत्ते नीचे गिरे, अलग हो गए, तो वो क्या हो गया? अपादान। समझ में आ गया डिफरेंस? संबंध, करण कारक और अपादान कारक। ठीक है। तीसरा क्या होता है? कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान विभक्ति। इसमें देखो बच्चों, दो शब्द आते हैं। जो लोप होता है, जो समस्त पद में जो लोप हो जाता है, वो होता है के लिए और के द्वारा। के लिए और के द्वारा। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है। इस तरह से संप्रदान विभक्ति, कर्म कारक विभक्ति, करण कारक विभक्ति, संप्रदान, अपादान विभक्ति। इसमें क्या आएगा? से ही आएगा, अलग होने के लिए। ठीक है। संबंध, ये भी ऐसे भी पूछ लिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। जब आपका पेपर आएगा तो उसमें एक पूरा उदाहरण दे दिया और फिर आपसे पूछा बताइए इसमें तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको जब आएंगी ये तभी तो लिख पाएंगे उसमें। तो संबंध कारक, यहाँ पर कारक, अपादान विभक्ति, संप्रदान कारक और जोड़ देना इनमें।
कारक कारक, ठीक है, कारक विभक्ति। इसमें क्या आता है? का, की, के, ठीक है, रा, री, रे और ना, नी, ने। 6 जो आपकी विभक्ति है वो कौन सी है? अधिकरण, अधिकरण कारक विभक्ति, ठीक है। इसमें क्या आता है बच्चों? मैं और पर। बहुत से बच्चों को तो आते हैं समास, ठीक है। तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति है? मैं और पर, या तो मैं लिखा होगा या पर लिखा होगा, ठीक है। हाँ, पीछे लिख लीजिए आप लोग। कल भी मैंने लिखाए थे ये, या अपने आप लिख लेंगे? साफ करूं? अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं सबके उस पर एक एक एग्जाम्पल सबका दे रही हूँ, ठीक है। देखिए, ग्रंथकार, मैंने शब्द लिखा ग्रंथकार, ठीक है। ये क्या है? ये समस्त पद है। क्या है ये? अब इस समस्त पद में 2 शब्द हैं, एक ग्रंथ एक कार। तो ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? ग्रंथकार। तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? ये तो समझ पाए, इसका क्या होगा? ग्रंथ को लिखने वाला, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? क्या है ये? ये विग्रह हो गया। क्या है ये? विग्रह। ये कौन सा समास है? इसमें कौन सा आ रहा है? को विभक्ति है, तो कौन सी हो गई ये? कर्म कारक तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो गया। कौन सा तत्पुरुष हो गया? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। यश प्राप्त, यश प्राप्त कौन सा होगा? यश को प्राप्त, यश प्राप्त में कौन सा होगा? यश को, इसमें भी को आ रही है, तो क्या कौन सी हो गई? कर्म कारक, ठीक है। दूसरी विभक्ति देखते हैं, शक्ति संपन्न, शक्ति संपन्न क्या हो जाएगा? शक्ति से संपन्न। कौन सी विभक्ति आ रही है? से, तो कौन सा है? करण, करण तत्पुरुष, ठीक है। और देखिए, डाक गाड़ी, मालगाड़ी, विद्या पुस्तकों के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, डाक के लिए गाड़ी। तो क्या आ रहा है शब्द इसमें? डाक के लिए, ये के लिए शब्द इसमें लोप हो रहा है। समस्त पद में किसका लोप हो रहा है? कौन सी विभक्ति का? के लिए, के लिए। कौन सा भेद इसमें वो हो रहा है? अपादान, अपादान है, संप्रदान, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। धन, धनहीन, धनहीन, धन से हीन, धन से। अब क्या आ रहा है इसमें बताइए? लोप किसका हो रहा है? कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? से। तो ये कौन सी हो गई? अपादान, ठीक है। एक और देखो, संबंध का देखो, पवन पुत्र, पवन का संबंध आ रहा है इसमें। राजपुत्र, राजा का संबंध आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? संबंध। कौन सा हो गया? संबंध। एक और रह गया इसमें, एक और देख लीजिए, कार्य कुशल,
कार्य कुशल, कार्य में कुशल। ये कौन सा हो गया? अधिकरण। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती का मतलब अपने पर बीती या अपने पर बीती। तो पर आ रहा है इसमें, पर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये भी अधिकरण। ठीक है, तो आज आपका ये तत्पुरुष समास क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं? अब ठीक है, आज मैं इसी के तत्पुरुष समास के आपको एग्जाम्पल दूंगी, वो आपको करने हैं। ओके।